सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलोसफर्स में सुकरात के बारे में। सुकरात के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। देखिए, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहे जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उस समय तक वेस्ट में, चूँकि इनका जन्म ग्रीक में हुआ, तो वेस्ट में उस समय तक कोई एक ऐसा फिलोसफर नहीं था जिसकी बातें सार्वभौमिक रही हों, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रही हों, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में रही हैं। ऐसी बातें नहीं थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग इन्होंने उसकी शुरुआत करी। हालांकि इनके बाद में सुकरात के शिष्य प्लेटो का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है फिलॉसफी में। फिर अरस्तु का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, सुकरात के शिष्य प्लेटो, फिर अरस्तु के शिष्य का नाम था अलेक्जेंडर। तो जो इनका कंट्रीब्यूशन है प्लेटो का या अरिस्टोटले का, वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सुकरात की शुरुआत यहाँ से रही है। इसीलिए सुकरात को हम पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, उस टॉपिक में जिन चीज़ों में हमें काफ़ी ज़्यादा बल देना है, उसमें तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे स्लाइड के बारे में, लेकिन उससे पहले जो तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनमें से पहला है सुकरात की दार्शनिक पद्धति। अब इस दार्शनिक पद्धति में भी कई सारे स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, और जो हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं, प्राकल्पना, वो कई सारे स्टेप लेने के बाद में हम वहां तक पहुंचते हैं। और जो ये सुकरात की दार्शनिक पद्धति है जिसमें ये कई सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं, उसे हम द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। इंग्लिश में से आप बोल सकते हैं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। हिंदी में प्रश्नोत्तर की पद्धति भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे डिस्कशन में जिन चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो है सुकरात की ज्ञान मीमांसा। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ज्ञान मीमांसा, नॉलेज फिलॉसफी। इसके बाद है नीति मीमांसा, नीति मीमांसा, एथिकल फिलॉसफी। तो ये तीनों चीज़ों में हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जो कि आमतौर पर जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी के चारों तरफ ऑलमोस्ट रोल करते हैं। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि सुकरात ने उस समय, जिस वक्त में उन्होंने अपनी फिलॉसफी लोगों तक पहुँचाई, उस समय उनके सामने क्या चैलेंजेस थे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये भी जान लेते हैं कि सुकरात का जन्म 469 BC में हुआ। देखिए, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। और आफ्टर की बात करें तो वो जाता है AD। हालांकि इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 469 BC में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? एथेंस में, जो कि ग्रीक में है। इसे यूनानी बोलते थे। इनके पिता का नाम था सोफ्रोनिकस, माता का नाम था फेनेस्टे और पत्नी का नाम था एंथिपे। अब देखिए, इनका जन्म कोई ऐसे बहुत रिच क्लास में नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म तो काफ़ी रिच क्लास में हुआ था, ही वॉज अ प्रिंस। बट सुकरात के साथ ऐसा नहीं था। ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार में ही बेसिकली इनका जन्म हुआ। चूँकि इनके पिता एक शिल्पकार थे, इनके पिता मूर्तिकार थे, स्कल्पचरिस्ट थे, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा था। मतलब सुकरात के बारे में ये बोला जाता है कि सुकरात को अपनी फिलॉसफी में इतना यकीन था कि जब सुकरात की फिलॉसफी लोगों तक पहुंचने लग गई, और उस समय वहाँ पर जो सोफिस्ट हैं, उस समय वहाँ के जो फिलोसफर्स जिनकी फिलॉसफी चलती थी सुकरात के पहले, उन्हें सोफिस्ट बुलाया था। सोफिस्ट आर आल्सो काइंड ऑफ फिलोसफर्स, लेकिन उनकी फिलॉसफी जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। जिससे हम लोग, जैसे सोफिस्ट के कुछ यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि सोफिस्ट क्या बात करते थे, कौन सी फिलॉसफी देते थे, तो उनका ये कह रहा था कि इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। इंद्रियों के माध्यम से जो आपको ज्ञान मिलता है वही अंतिम स्रोत है, वही लास्ट है। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारे
कन्फ्यूजन पैदा हो सकते हैं। जैसे कि यदि आप ऐसा बोलते हैं कि इंद्रियों से ही जो आपको मिलता है, जैसे कि यदि मृग तृष्णा की बात करें तो मृग तृष्णा में आपको आंखों में दिखता है कि हाँ ये यहाँ पे पानी है, लेकिन बेसिकली वहाँ पानी होता नहीं है। पानी में जैसे आप कोई ट्यूब डाल दें तो वो थोड़ी टेढ़ी लगती है, लेकिन बेसिकली असल में होती नहीं है। तो इसलिए सुकरात का कहना यह है कि हमें नैतिक ज्ञान सीखना जरूरी है। जब हम नैतिक ज्ञान को सीखेंगे तभी जाकर हमें सत्य और असत्य के बीच में गैप पता चलेगा। तो उनका कहना यह था कि इंद्रियां ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है, उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके आप सच्चाई के नज़दीक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, उस समय के सोफिस्टों का कहना यह भी था कि सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं है। मतलब किसी का जो सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, किसी दूसरे का सत्य सामने के सत्य हो सकता है। उन्होंने कहना ये ऐसा नहीं है, सत्य जो है वो सत्य होता है और वो हर किसी के लिए सत्य होता है। जैसे कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि चोरी करने वाले के लिए चोर सही, सॉरी चोर के लिए चोरी करना सही है, लेकिन जिसे घर में चोरी हुई उसके लिए सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, चोरी करने वाले के लिए भी चोरी सही नहीं है, पर चोर के लिए भी चोरी करना सही नहीं है। क्यों? बिकॉज यदि आप उस चीज़ को प्रमोट करते हो तो कल आपके बच्चे भी आपकी समस्या बन सकते हैं, आपके घर में ही चोरी होने लग जाएगी। और कहते हैं चोर भी अपने घर में ईमानदारों एक्सपेक्ट करता है कि बाकी लोग उससे ईमानदार रहें। तो कहीं ना कहीं जो सत्य है वो सत्य है, असत्य असत्य है, ऐसा मानना था सुकरात का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात उन्होंने करी। फिर सोफिस्टों का कहना यह था कि सत्य परिवर्तनशील है। मतलब सत्य जो है समय के साथ बदलता रहता है, किसी समय कुछ और सत्य है, बाद में कुछ और। लेकिन कहना यह था ये ऐसा नहीं है, सत्य जो है वो सार्वभौमिक है। मतलब सत्य क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। फिर चौथे में कहा गया कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। मतलब जो चीजें आप करते हो मनुष्य के एस्पेक्ट में करते हो। मतलब सापेक्षिक होता है। मतलब मनुष्य से मनुष्य पे वेरी कर सकता है, लेकिन कहना ये नहीं, सत्य जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, वो बदलता नहीं है। तो ये बेसिकली सुकरात के लिए एक दार्शनिक समस्याएं थी कि उस समय के जो सोफिस्ट हैं, जिन्हें हम सो कॉल्ड फिलोसफर बोलते हैं, उनसे इनका मुकाबला हुआ। अब सोफिस्ट की बात करें तो सोफिस्टों ने जब इनकी फिलॉसफी को सुना तो सोफिस्टों को लगा कि नहीं, हम इनको चैलेंज तो नहीं कर सकते, वैसे तर्क में तो नहीं हरा सकते। और यदि आने वाले कुछ साल तक ये ऐसा चल गया तो सुकरात की ही बातों को लोग मानने लग जाएंगे और बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर प्लॉट किया और फाइनली सुकरात को फांसी की सजा दिलाई। फांसी की सजा पाने के बाद में जब ये ऑप्शन सुकरात के पास में था, चूंकि प्लेटो चूंकि उनके एक्सिस थे, उनका कहना यह था कि हमने आपको बाहर निकालने का इंतजाम कर लिया है, इसके बावजूद भी सुकरात ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि सुकरात का मानना यह था कि यदि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा जेल से निकल के, तो दिक्कत ये होगी कि लोगों को लगेगा कि मेरी जो फिलॉसफी वो गलत है और मैं एक भगोड़ा साबित हो जाऊँगा। तो सुकरात ने अपनी फिलॉसफी को जिंदा रखने के लिए मृत्यु को एक्सेप्ट किया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुकरात ने ऐसा किया, हमारे देश में भी यदि हम बात करें, यदि हम स्पेशली भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने पार्लियामेंट बम फेंका था और वहाँ पे कोई था भी नहीं। तो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि देश को एक मैसेज देने के लिए फोड़ा गया था। पूरे देश को एक मैसेज जाए कि हम भी अंग्रेज़ों की नींव हिला सकते हैं। और बेसिकली वही हुआ, उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज डिलीवर किया जिससे कि और ही भगत सिंह तैयार हो सके। वैसे सुकरात की फिलॉसफी थी। उन्होंने फिर फाइनली जहर पी लिया और जो भागने का जो प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना यह था कि नहीं, मेरा शरीर जरूर मर सकता है लेकिन मेरे विचार जिंदा रहने चाहिए, और विचारों को जिंदा रहने के लिए मुझे भागना नहीं होगा। एनीवे, तो ये तो रहा सुकरात के बारे में, सुकरात की डेथ से जुड़ा हुआ ये इवेंट। हालांकि सुकरात की जो डेथ है वो भी प्लेटो ने अपने एपोलॉजी जो संवाद है और साथ ही फीडो में उन्होंने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक मार्मिक रूप से चित्रण किया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनीवे, तो सुकरात की भी हम जो बात कर रहे हैं ये तो रहा डेथ के बारे में, लेकिन सुकरात के बारे में जो हम बात कर रहे हैं इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो 2 पॉइंट पे रहा है, सत्य और नैतिकता पे। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये काफ़ी बार रिपीट होंगे, सत्य और नैतिकता।
इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उस समय सोफिस्टों के टाइम में, सोफिस्ट क्या थे? सोफिस्ट मतलब दे हैड बीन लाइक लर्न पीपल, जो शिक्षा देते थे पैसे लेकर, मतलब दे हैड बीन लाइक रनिंग बिजनेस, जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो देखा जाए तो वहाँ पे सुकरात, उस समय जो सोफिस्ट थे वो कई ईश्वरों में यकीन करते थे, लेकिन सुकरात का जो कॉन्सेप्ट था वो एकेश्वरवादी सिद्धांत पे बेस्ड था। उनका कहना यह था कि एक ही ईश्वर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोफिस्टों में और सुकरात में जो डिफरेंसेस हैं फिलॉसफी में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा समय के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं था, सुकरात जो हैं वो काफ़ी एरोगेंट थे। सुकरात के अंदर काफ़ी विनम्रता थी। एवनली वो एक स्टेटमेंट बोलते थे, मैं केवल एक ही बात जानता हूं और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब ही इज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। और जब भी कोई चीज़ आप नई सीखना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी क्या है? आपको इग्नोरेंट जैसे बिहेव करना होता है। आपको दिखाना पड़ता है कि मेरे अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता है। जब भी अपने आप को आप इग्नोरेंट दिखाते हो तभी जाकर आप कोई नई चीज़ सीख पाते हो। तो ये सुकरात का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, मैं केवल एक ही बात जानता हूं और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना। नाउ अब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो ये है कि सुकरात के दर्शन में, सुकराती पद्धति में, सुकरात की धारणी प्रणाली के रूप में भी कहा जाता है, जिसमें सुकरात ने सत्य, निरपेक्ष, सामान्य और अपरिवर्तनशील एवं बौद्धिकता की बात करी है। तो सत्य के बारे में सुकरात ने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं जिन्हें सुकराती पद्धति बोलते हैं। तो क्या है सत्य? सत्य निरपेक्ष है, सत्य सामान्य है, सत्य अपरिवर्तनशील है, सत्य बौद्धिक है। एनीवे, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सीधे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, सुकरात की दार्शनिक पद्धति के बारे में। अब देखिए, सुकरात ने जब दार्शनिक पद्धति में द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति की बात की है, उसमें सुकरात ने कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। जैसे सुकरात ने कहा है कि ज्ञान मीमांसा, मतलब बौद्धिक ज्ञान मीमांसा की जो आधारशिला रखी, उसमें उनका कहना यह था कि नैतिकता और ज्ञान सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ होते हैं। जो नैतिकता है, मतलब जो वर्च्यू है, और नॉलेज, ये दोनों ही यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस चीज पे सुकरात ने बार बल दिया। इसीलिए मैं कहता हूं दो चीजों में सुकरात का बहुत ज्यादा फोकस था। वो है पहला एक नैतिकता और दूसरा है ज्ञान। नैतिकता और ज्ञान। और इसके लिए ऐसा नहीं कि यहां पर ये बोलें कि नैतिकता जो है, ज्ञान है या ट्रुथ जो है वो बदलता रहता है। नहीं, उनका कहना यह है कि सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं? सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का मतलब है दे आर द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। और उसके साथ में वस्तुनिष्ठ भी कहा है। वस्तुनिष्ठ का मतलब यह है कि दे आर द ऑब्जेक्टिव, मतलब वो बदलते नहीं हैं। अब देखिए, सुकरात की दार्शनिक पद्धति में अब हम जिन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब दार्शनिक पद्धति को क्या कहा जाता है? सुकरात की दार्शनिक पद्धति को हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। क्या बोलते हैं? द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति, या इसे हम प्रश्नोत्तर की पद्धति भी कह सकते हैं।
हम लोग इंग्लिश में से स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ही बोलते हैं, प्रश्नोत्तर की पद्धति। अब ये कैसे काम करता है, कितने स्टेज इसमें होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक स्टेप में क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले सुकरात ने सद्गुण और ज्ञान में एक रिलेशन डिस्कस किया है, नॉलेज और वर्च्यू में। इसको जरूर आप ध्यान रखिए। क्या? नॉलेज और वर्च्यू में, मतलब ज्ञान और सद्गुण में एक संबंध स्थापित किया है। किसमें? नॉलेज में और वर्च्यू में। सुकरात कहना है कि नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। इसको इंटरचेंजेबल कर दिया, मतलब नॉलेज ही वर्च्यू है, वर्च्यू ही इज नॉलेज है। लेकिन यस, नॉलेज जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉलेज, ज्ञान, नैतिक ज्ञान होना चाहिए। इस पे विशेष बल दिया गया। नाउ अब बात करते हैं सुकरात की दार्शनिक पद्धति में जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में डाल लेते हैं। तो सुकरात की दार्शनिक पद्धति में जो पहला स्टेप है उसे हम बोलते हैं संदेहात्मक। क्या बोलते हैं? संदेहात्मक। इंग्लिश में इसके लिए टर्म है, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिकल मेथड। स्केप्टिकल मेथड, संदेहात्मक। तो देखिए, सुकरात जब भी कोई समस्या उनके सामने लाई जाती थी तो उनका यह नहीं था कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। उसमें वो अपनी एक विडंबना दिखा देते हैं कि हां इसमें क्या हो सकता है। और उनका कहना भी यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। आपके अंदर यदि अपने आप को, यदि कोई नई चीज आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर उस चीज को लेकर संशय होना चाहिए, आपके अंदर इग्नोरेंस होना चाहिए, तब जाके उस चीज को आप सीख पाओगे। वरना आपने यदि पहले से ओपिनियन बना रखा है और ये सामने वाला डिस्कस करेगा तो आप उसी ओपिनियन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। दैट्स प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि आपको संदेहात्मक मेथड को फॉलो करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता होना आवश्यक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेट मी राइट डाउन दिस वन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। ऑलराइट। नाउ इसमें दूसरा मेथड, इस मेथड में जो हमारा दार्शनिक पद्धति है, इसमें जो दूसरा स्टेप है, द सेकेंड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं विवादात्मक। विवादात्मक, विवादात्मक का मतलब होता है कन्वर्जेशनल। कन्वर्जेशनल में क्या होता है? यहां पे हम आपस में बातचीत करते हैं, विभिन्न पॉइंट्स को वहां पे रखा जाता है, विभिन्न प्रश्नों को भी वहां पे रखा जाता है। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका समाधान बताता है, तीसरा उसकी आलोचना करता है। और ये विवादात्मक जो पद्धति है, मतलब वाद प्रतिवाद जिसे हम बोलते हैं, इसे हम धात्री प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम धात्री प्रणाली भी कहते हैं। मतलब वाद विवाद के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना, इसे हम धात्री प्रणाली के रूप में भी कहते हैं। यह हमारे सुकरात की दार्शनिक पद्धति का एक स्टेप है।
धात्री प्रणाली क्या होता है? धात्री का मतलब होता है दाई। तो जैसे कहते हैं ना, दाई का जो काम है वो बच्चे को जन्म देने में मदद करना है, बच्चे को माँ के गर्भ में रखना नहीं है, बच्चों को जन्म देने में मदद करना है। उसी तरह सुकरात का मानना यह था कि मेरा जो काम है वो आपके अंदर ऑलरेडी इनर नॉलेज है, उसको आपको महसूस कराना है। और इसीलिए इस विवादात्मक मतलब धात्री प्रणाली को हम बौद्धिक प्रसाविका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इससे हम बौद्धिक प्रसाविका, इसे हम बौद्धिक प्रसाविका भी कहते हैं। बौद्धिक प्रसाविका को इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल मिड वाइवरी, विवादात्मक। तीसरा स्टेप हमारा फिर आता है कॉन्सेप्चुअल। अब कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करेंगे, एक डिफिनेशन के फॉर्म में उस चीज को दिखाएंगे। इसे हम परिभाषात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परिभाषात्मक। या इसे हम प्रत्ययात्मक बोल सकते हैं। प्रत्ययात्मक, इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहे हैं मतलब एक डेफिनेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है। एक डिफाइन कर दिया मतलब डिस्कस कर लिया, आपस में कन्वर्सेशन किया और उसके माध्यम से हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में पहुंच गए कि हाँ इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है। अब देखो, डेफिनेशन तो एक प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार कर लिया कि हाँ इस फॉर्म में हो सकता है। अब होता है उसका शुरू इटरेशन। इसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव मेथड, इसे बोलते हैं आगमनात्मक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आगमनात्मक। आगमनात्मक का एक दूसरा टर्म भी है, इसे बोलते हैं अनुभवात्मक। अनुभवात्मक का मतलब क्या है? जो हमारे डेली के अनुभव हैं उसका इस्तेमाल करके इस चीज़ को महसूस करना कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया है वो सही है या गलत है। तो इसे क्या बोलते हैं? अनुभवात्मक। मतलब जो हमारे पास अनुभव हैं, मतलब जो भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आपने तैयार करा है उसको अनुभवात्मकता के थ्रू हम उसको क्या करें, उसको जनरलाइजेशन करें। क्या करें? उसका हम लोग जनरलाइजेशन करें। जनरलाइजेशन का मतलब है कि ये कहें कि हाँ ये एक सामान्यीकरण कर दिया हमने। सामान्यीकरण का मतलब ये कि सामान्य तरीके से ऐसा होता है, इसे बोलते हैं सामान्यीकरण। हमने उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दिया कि मतलब ऐसा हो सकता है। नाउ जनरलाइजेशन होने के बाद में फिर पांचवा स्टेप भी है, और पांचवें स्टेप में क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं निगमनात्मक। क्या बोलते हैं? निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब है निगमनात्मक का मतलब है डिडक्टिव स्टेप। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव का मतलब यह है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, डेफिनेशन जनरलाइजेशन आपने कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करें, उसका चेक करें, उसके इंप्लीकेशंस, उसके कंसिक्वेंसेस, है ना। तो यहां पे क्या करना है? डिड्यूसिंग इट्स कंसिक्वेंसेस। जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर लिया उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आने वाले कई सालों में, और जब हमें महसूस हो कि हाँ इसके कंसिक्वेंसेस अच्छे होंगे, इसका निगमन अच्छा होगा, पूर्ण संतुष्टि हमें मिल जाए, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद
छठे स्टेप में हम लोग करते हैं प्राक कल्पना। क्या बोलते हैं? प्राक कल्पना। प्राक कल्पना का मतलब है हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस, कि हां ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग 6 स्टेप के माध्यम से सुकरात की दार्शनिक पद्धति, जैसे हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति के माध्यम से हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। हालांकि प्लेटो की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अरस्तु का भी बाद में शास्त्र, जो तर्क शास्त्र है, वो जो तैयार किया गया, वो भी सुकरात की इसी पद्धति के कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया था। इसे सुकरात की दार्शनिक पद्धति जिसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति से लिया गया है। प्रश्नोत्तर की पद्धति से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 13 सुकरात की दार्शनिक पद्धति के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सुकरात की ज्ञान मीमांसा के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द ज्ञान मीमांसा। वेल, तो जब भी हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा में, तो सुकरात ने जिस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया उसमें कुछ क्षेत्रों में विशेष बल दिया, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान, मतलब नॉलेज, नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। देखो, नॉलेज से बल दिया गया। नॉलेज भी ऐसा नहीं कोई भी नॉलेज आप ले लो, नॉलेज का मतलब है नैतिक ज्ञान होना चाहिए। इसको हम हिंदी बोलते हैं कि ज्ञान, ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यय मतलब किसको बोल रहे हैं? प्रत्यय बोल रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स को। प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान मीमांसा का सबसे बड़ा थीम है। प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। तो ज्ञान मीमांसा का यह सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। हालांकि सुकरात ने जो कॉन्सेप्ट लिखा उसमें यह लिखा कि जो नैतिकता है, नैतिकता किस तरह की होनी चाहिए, जो नैतिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होना चाहिए? वो सार्वभौमिक होना चाहिए। सार्वभौम का मतलब क्या है? सार्वभौम का मतलब है यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब जो आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं नैतिकता का, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ मानदंड भी होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होने चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यहां पर ज्ञान मीमांसा में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सुकरात ने नॉलेज से बल दिया, लेकिन सुकरात जिस ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, सुकरात बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। सुकरात का ज्ञान मीमांसा कौन सा है? सुकरात का ज्ञान मीमांसा है बुद्धिवादी, बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा। बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा की तरफ सुकरात डिस्कस करते हैं। लेकिन जो सोफिस्ट हैं उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था अनुभववादी ज्ञान मीमांसा। अब देखिए, अनुभव के आधार पर तो हम भी कंक्लूजन तक पहुंचते रहे हैं, ठीक है। अनुभव सिर्फ एक स्टेप है, उसके बाद में बहुत सारे स्टेप हम लोग और फॉलो करते हैं।
तो यहां पर सोफिस्ट ने अनुभववादी ज्ञान मीमांसा की बात कही है। तो यहां पे आपको समझना है कि जो सुकरात की जो फिलॉसफी है बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा, दैट इज मोर पावरफुल एंड दैट इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो ज्ञान की बात करें तो यहां पर इनका कहना यह है कि जो ज्ञान, अब देखिए ज्ञान में भी व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया कि ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी कहा गया, लेकिन हमें जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट। तो सुकरात की जो ज्ञान मीमांसा है उसका मतलब यही है कि हमारा जो ज्ञान मीमांसा है वो बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा पे हम बल देते हैं। नैतिकता हमारी क्या होनी चाहिए? सार्वभौमिक होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। मतलब हमारी जो नैतिकता है, वर्चू है, वो यूनिवर्सल होना चाहिए और साथ में वो ऑब्जेक्टिव भी होना ज़रूरी है। तो सुकरात ने अपनी ज्ञान मीमांसा में इन चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण बल दिया। मतलब नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट्स, ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब चलते हैं सुकरात की नीति मीमांसा में। सुकरात की नीति मीमांसा में तो सुकरात की नीति मीमांसा में कहा गया, जो नीति शास्त्र है उसमें उनका कहना यह है कि नैतिक जीवन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बौद्धिक आधार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से, जिस प्रकार एक सार्वभौमिक ज्ञान संभव है, एक यूनिवर्सल नॉलेज पॉसिबल है। हम किसकी बात करते हैं? सार्वभौम ज्ञान संभव है, मतलब जो सबके लिए एक हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। उसी प्रकार सार्वभौमिक नैतिकता भी संभव है। एक ऐसा नैतिकता, एक ऐसा वर्च्यू जो हर किसी के लिए मान्य हो। तो यहां पर इनका कहना है कि उसी तरह सार्वभौम नैतिकता भी संभव है। इसीलिए हमने कहा है कि सुकरात की जो फिलॉसफी है उसमें ज्ञान पे तो बल दिया गया है, लेकिन नैतिकता पे भी बल दिया गया है। मतलब नैतिक ज्ञान पे बल दिया गया है। नाउ इनका कहना यह है कि मनुष्य जो ह्यूमन है उसमें वर्च्यू का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है, तो वर्चुअस नहीं बन सकते। और वर्च्यू कॉन्सेप्ट के लिए हमारा एक यूनिवर्सल वर्च्यू होना चाहिए, सार्वभौमिक नैतिकता होनी चाहिए। अब इसमें सार्वभौमिक नैतिकता में बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, जिसमें आत्मसंयमी होना चाहिए, आपके अंदर आत्मसंयम होना चाहिए। जिन चीज़ों पे बल दिया गया जिसमें आत्मसंयम होना चाहिए आपके अंदर, आप न्याय प्रवृत्ति के होने चाहिए, आपके अंदर जस्टिस का फीचर होना चाहिए, आप साहसी भी होनी चाहिए। यदि किसी भी गलत का मुकाबला करना है तो आपके अंदर साहस होना चाहिए, आप धैर्यवान भी होने चाहिए। तो ये सभी
ये सभी जो हैं इनके कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। और यदि इनके कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपके अंदर वर्चू नहीं हो सकता, आपके अंदर सद्गुण नहीं हो सकता। तो यहां पर नीति मीमांसा में कहा गया है कि जिस तरह सार्वभौमिक ज्ञान संभव है उसी तरह सार्वभौमिक नैतिकता भी संभव है, और उसमें उसके जो घटक बताए गए उसमें आत्मसंयम, न्यायी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई। ये एक इंसान के अंदर सद्गुण के विभिन्न पहलू हैं। ऑलराइट, तो नीति मीमांसा में यहां पर नैतिकता में विशेष बल दिया गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर जगह सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर ही बल दिया गया। एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं सुकरात कि स्वयं को जानो, नो योरसेल्फ, स्वयं को जानो। इसका मतलब क्या है? स्वयं को जानने का मतलब यह है कि अपना ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की जो सीमा है उसको आप समझें, जिससे अपने अंदर आत्म संयम कर सकें, और बाकी जो चीजें हैं आपके अंदर साहसी प्रवृत्ति हो, आपके अंदर धैर्य हो, इन चीजों में आप अपने आप को सुदृढ़ बना सकें। अब यहां पे एक और चीज के परिप्रेक्ष्य में बात कही जाती है। सुकरात ने जो कहा है वह है अनैतिक आचरण के कारण सदैव नैतिक आचरण का अज्ञान होता है। अनैतिक आचरण का कारण अनैतिक आचरण के कारण सदैव नैतिक आचरण का अज्ञान होता है। मतलब इन्हें कहना यह है कि कोई इंसान जानबूझकर गलत नहीं करता है, उसको नैतिक आचरण का ज्ञान होता नहीं है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल फॉर्म में लिखा है, कभी कभी कुछ लोगों को नैतिक ज्ञान होते हैं, उसके बावजूद भी अनैतिक आचरण करते हैं। लेकिन सुकरात ने इसमें बौद्धिक आधार खोजने का प्रयास किया है, और इसलिए यह टर्म काफी महत्वपूर्ण है कि अनैतिक आचरण का कारण सदैव नैतिक आचरण का ज्ञान होता है। इसीलिए इस पे सुकरात ने स्टेटमेंट भी दिया है कि कोई इंसान जानबूझकर, कोई भी इंसान जानबूझकर अनैतिक कार्य नहीं करता। मतलब बुराई सदैव अनैच्छिक है। यह नीति मीमांसा से ही लिया जा सकता है। तो इससे सुकरात के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सुकरात के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें सेंटेंस दे दिए आते हैं, और सेंटेंस को फिर बाद में आपको एक्सपांड करना होता है अपने शब्दों में। तो इस तरह से यदि आपके पास कीवर्ड्स हैं तो उसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सपांड कर सकते हैं। तो सुकरात के कॉन्सेप्ट में यदि हम बात करें तो उन्होंने जो सद्गुण के लिए कॉन्सेप्ट दिया उसमें ये दिया कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण को सिखाया सकता है, सद्गुण एक है ना। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सुकरात के द्वारा कहा गया। तो चलिए जल्दी इस चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, जो भी हमने अभी पढ़ा है। लेट्स रिकॉल ऑल दी थिंग्स। तो सुकरात ने एक ही ईश्वर के कॉन्सेप्ट बल दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं केवल एक ही बात जानता हूं, और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा उन्होंने जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उस पर बल दिया है, और इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। सुकरात के कॉन्सेप्ट में सत्य और नैतिकता ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अपने जीवन भर इन्होंने सोफिस्ट
जो विचारधारा है उसका विरोध किया। सुकरात की दार्शनिक पद्धति की बात करें तो इसे हम द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति कहते हैं। द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति को प्रश्नोत्तर की पद्धति या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है। इसमें कहा गया कि ज्ञान ही, अब देखिए सुकरात का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज्ञान और सद्गुण की बात की गई, मतलब नॉलेज ही वर्च्यू है, नॉलेज ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। यदि आपके पास ज्ञान होगा, नैतिक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं कोई भी ज्ञान, नैतिक ज्ञान होगा तो आपके अंदर सद्गुण होगा। अब दार्शनिक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति में कुल 6 स्टेप हैं। उन 6 स्टेप में जो पहला स्टेप है वह है संदेहात्मकता, स्केप्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि आप संदेह करते हो, आपने अंदर थोड़ा इग्नोरेंट फील करते हो कि हाँ मुझे इसके बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और जरूरी भी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता होना आवश्यक है। फिर अगला स्टेप होता है विवादात्मक, मतलब कन्वर्सेशन होता है, मतलब यहां पर वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है। इसे हम धात्री प्रणाली कहते हैं। धात्री प्रणाली का मतलब ये है, धात्री मतलब धात्री का जो काम होता है वो बच्चे को जन्म देने में मदद करना होता है। खुद जन्म देना नहीं होता, बच्चे को जन्म देने में मदद करना होता है। इसे हम बौद्धिक प्रसाविका ही बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी। और तीसरा स्टेप होता है परिभाषात्मकता, इसे प्रत्यात्मकता भी बोलते हैं, मतलब जो हमने अभी वाद विवाद किया है उसके माध्यम से जो एक डेफिनेशन फिर बनाई जाएगी, परिभाषा बनाई जाएगी, कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया जाएगा। और कॉन्सेप्चुलाइजेशन होने के बाद में फिर आगमनात्मकता की जाएगी, मतलब अनुभवात्मकता, इसे बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या है? इंडक्टिव का मतलब यह है कि जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है उस कॉन्सेप्ट को हम अपने अनुभव, जो दैनिक अनुभव हैं, उसके माध्यम से ये महसूस करने का प्रयास करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट सही है, और उसके बाद हम उसे जनरलाइज करेंगे, इसे बोलते हैं सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण होने के बाद में उसके पॉजिटिव निगेटिव जो कंसिक्वेंसेस हैं उसकी अध्ययन किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, और उसके बाद में ही प्राकल्पना दी जाए, मतलब हाइपोथेसिस दिया जाए कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है सुकरात की दार्शनिक पद्धति में, जिसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। इसके बाद सुकरात की ज्ञान मीमांसा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट, जो ज्ञान है वो प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा में सुकरात ने ज़्यादा बल दिया, जबकि सोफिस्टों की बात करें तो उनका अनुभववादी ज्ञान मीमांसा पर उनका फोकस था कि हर किसी इंसान का अनुभव अलग अलग हो सकता है। लेकिन सुकरात कहना यह है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो हैं वो होने चाहिए। और ज्ञान मीमांसा में नैतिकता में विशेष बल दिया गया, और नैतिकता कैसे होनी चाहिए? वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, मतलब यूनिवर्सल होनी चाहिए, और साथ में वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद नीति मीमांसा की बात करें तो यहाँ पर नीति मीमांसा में भी कहा गया कि जैसे सार्वभौमिक ज्ञान संभव है वैसे ही सार्वभौमिक नैतिकता भी संभव है। तो नीति मीमांसा में उन्होंने कहा कि स्वयं को जानो, अपनी लिमिट्स को पहचानो, और अनैतिक आचरण के कारण सदैव नैतिक आचरण का अज्ञान होता है। नीति मीमांसा का काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि कोई इंसान नैतिक आचरण कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्हें नैतिक आचरण का प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दैट्स वाई वो अनैतिक काम करने में संलग्न है। नीति मीमांसा में आत्मसंयम, न्यायी, साहसी और धैर्यवान प्रवृत्तियों में बल दिया गया है। तो ये हमारा नीति मीमांसा। तो इस तरह से हम लोगों ने सुकरात के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करेंगे। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले फिलोसफर्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप पावर एंड टेक केयर।